नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जवाब देना पड़ेगा मैं आपके साथ। मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान के बीच कूच बिहार में हुई हिंसा ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बंगाल के चुनाव में सीधी लड़ाई लड़ रही है टीएमसी और बीजेपी में अब इस घटना को लेकर संग्राम छिड़ चुका है। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हिंसा को एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे नरसंहार करार दिया, तो दूसरी ओर बीजेपी ने इसे दीदी के भाषण का नतीजा बता डाला है। तो आखिर कूच बिहार पर राजनीति क्यों हो रही है, आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे ही सियासी पारा हाई होता जा रहा है। कूच बिहार के सीतालकुची में फायरिंग की घटना ने बंगाल की सियासत का रंग और गाढ़ा कर दिया। चुनावी हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, जिस पर अब वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गई। सीएम ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर। रविवार को एक बार फिर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। साथ ही दीदी ने शाह से इस्तीफे की मांग भी बताते चले। दरअसल टीएमसी चीफ ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी। यहाँ उन्होंने कहा कि मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूँ। उन्होंने मुझे कूच बिहार जाने नहीं दिया तो क्या हुआ। ममता ने आगे कहा कि बीजेपी वाले जानते हैं कि वे 4 चरणों में हार गए, इसलिए अब वे बंदूक का सहारा ले रहे हैं। पहले शीशे में अपना चेहरा देखो, मोदी जी कितने और लोग मारे जाए। शांतिपुर में कूच बिहार की घटना पर ममता बनर्जी को घेरते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीतालकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ दिन पहले भाषण दिया था कि सीएपीएफ वाले आए तो उन्हें घेर लो, उन पर हमला करो। मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपका वो भाषण उन 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार नहीं है? नृत्य में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति करना। ममता दीदी ने बंगाल की राजनीति को कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण है। चौथे चरण का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। कुछ युवाओं ने दीदी के बहकावे में आकर बूथ पर हमला कर दिया। सीआईएफएस के हथियार छीनने का प्रयास किया। सीआईएफएस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी और 4 युवाओं की जान चली गई। इस बीच बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया। दिलीप घोष ने कहा कि अगर शरारती लड़के नहीं मानते और कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो अगले फेज में भी कूच बिहार जैसी घटना हो सकती है। अगर कोई वोटिंग करते वक्त आपको डराता है तो आपको देखना होगा कि सीतालकुची में क्या हुआ। हर जगह सीतालकुची बन जाए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान कूच बिहार जिले में शीतलचूरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र पर गोलीबारी हुई। इस घटना में 4 लोग मारे गए। आरोप है कि सीआईएसएफ के जवानों ने पोलिंग बूथ संख्या 126 पर लोगों पर गोली चलाई। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि गोलीबारी मतदाताओं की जान बचाने के लिए की गई। आयोग ने कहा कि भीड़ ने सुरक्षा बलों के हथियार भी छीनने का प्रयास किया था। सीआईएसएफ कर्मियों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। तो कूच बिहार में हिंसा हुई थी, सियासत चरम पर है। आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। राजनीति हिंसा, आखिर कूच बिहार में जो हिंसा हुई थी उस पर राजनीति क्यों हो रही है, सबसे बड़ा सवाल है। आर्या न्यूज में आज हम पूछ रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा हमें। 4 मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? कूच बिहार में 4 मौतें हुई थी, इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही आखिर किसकी बनेगी? क्या दीदी के भाषण से हिंसा भड़क उठी थी? कूच बिहार में जो राजनीति हो रही है, जो हिंसा हुई थी, उसका आखिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर यहाँ पर ममता बनर्जी को निशाना बना। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भड़काऊ बयानबाजियां ममता बनर्जी दे रही हैं, तो इसकी वजह से वहां पर हिंसा भड़की थी। यहां पर आपको बताते चले कि सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 स्थानीय लोग मारे गए थे, जिसके बाद आपको बताते चले अब दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी या टीएमसी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू कर चुके हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के प्रवक्ता आर.के. मिश्रा, टीएमसी के नेता प्रेम शंकर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले मैं प्रदीप जी चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहती हूं कि कूच बिहार में हिंसा हुई, 4 लोगों की जान चली गई, राजनीतिक पार्टियां अभी भी सिर्फ सियासत खेल रही हैं।
अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो 4 आदमी मरे हैं इस हिंसा में, उसका सीधे सीधे जिम्मेवार कौन है? क्या हमारे देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिसके संरक्षक हमारे होम मिनिस्टर हैं, जिनकी जो है छत्रछाया में ये सब चीजें होती हैं, क्या वो जिम्मेवार नहीं है? वो इलेक्शन के दौरान क्या ये पहले से तय नहीं था कि ऐसी आशंका नहीं थी, कि ऐसी इनपुट्स नहीं थी कि वहां पर हिंसा हो सकती है? अगर हिंसा हो सकती है तो जो दूसरी मैकेनिज्म थे या जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो वहां पर डिप्लॉयड की गई हैं, वो मैं ऐसा मानता हूं कि वो जो है सही समय पे सही निर्णय लेने में फेल हो गई। और जहां तक ये कहना है कि आम जनता जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज के ऊपर जो है हमला कर सकती है, मैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ठीक है, अमीन साहब जवाब दीजिए, क्योंकि आरोप आप लोगों पर भी लग रहे हैं। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार है, मैं बिल्कुल नहीं। गृह मंत्री जिम्मेदार है उसके लिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात आती है, और इलेक्शन कमीशन अपने इनपुट्स के ऊपर हर जगह पर फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाता है। और अब ये हो गया है आजकल कि आईजी रैंक का एक हमारा पर्यवेक्षक होता है, आईपीएस अफसर सीनियर, वो लगाया जाता है एक असेंबली में। इसी सब को देखते हुए कि क्या पोजीशन है वहाँ पर, और सभी इनपुट्स के बाद वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई जाती हैं, और लोकल पुलिस का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। वो ईवीएम और अंदर पोलिंग स्टेशन के जो इनर सर्किल है और सेकंड सर्किल तक, ये हमारी बाहर की फोर्सेस होती हैं। वो फोर्सेस दूसरे प्रदेशों से आती हैं और दूसरी फोर्सेस हैं, वो स्टेट की फोर्सेस नहीं हैं, ना उनका कोई लगाव होता है, ना कोई मतलब होता है। उनका सिर्फ जो ब्रीफिंग होती है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। तो इसीलिए देखिए उन लोग उस दिन सुनिए, उस दिन क्या हुआ, उस दिन का क्या हुआ, सुनिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, पहले बात तो आंसर सुनिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, पहले बात पूरी हो रही। ऐसा है कि उसमें उस दिन क्या हुआ कि उन लोगों ने वोटिंग जब हो रही थी उस दौरान एक लड़के के साथ कोई दुर्घटना हुई या गिर गया, उसको हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वालों ने थोड़ा सहारा दिया। वो समझे कि शायद सिक्योरिटी फोर्सेस वालों ने मारा है, उसकी वजह से वो लोग वहाँ गांव वाले में फैल गया ये और समाचार, और वो लोग गांव वाले सारे आ गए और हमारे जो फोर्सेस के लोग थे उनको आके मारने लगे, उनके हथियार छीने, और यहाँ तक कि पोलिंग बूथ को भी लूटने की कोशिश करी, लेकिन वो हो नहीं पाया। इसीलिए फिर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, अपने हथियार बचाने के लिए उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग दुर्घटनापूर्ण है और उसकी सभी लोग निंदा करते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है, देखिए कोई भी इस तरह की दुर्घटनाएं होंगी उसका जांच की जाएगी। इसके लिए आयोग ने वहां पर जांच बिठा दिया है, और अगर वो पनिशेबल हैं, हमारे चाहे जवान हो, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो जनता हो, तीनों को ही देखा जाएगा, जिसकी भी गलती होगी उसको पनिश किया जाएगा। बताइए, बात पूरी करिए अपनी। देखिए, बहुत ही आसानी से ये कह दिया जाता है किसी भी घटना के बाद कि जो है आयोग बिठा दिया गया है, जांच होएगी, जांच के बाद दोषी होगा जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भैया कब करोगे आप, ये बताइए ना। आज तक की फैसला बता दीजिए, किसी भी हिंसा के बाद किसी को दोषी मानते हुए उसको सजा दे दी गई हो। आपको शायद नहीं पता कि बनारस में 2012 में जब चुनाव हमारे असेंबली के हो रहे थे, उस वक्त एक हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट, एक मशीन दी जाती है उनको और नंबर्ड होती है, वो लेके अपने घर चला गया था, इसलिए कि उसको सुबह जल्दी ड्यूटी में निकलना था, और उनके गाड़ियों में होती है, वो लाके अपने घर में सिक्योरिटी की वजह से रख लिया उसने। उसका लड़का इंजीनियर था, उसने क्या किया कि निकाल के उसको देखा क्यूरियोसिटी में, और उसके बाद उसका फोटो खींचा और उसको लाइव कर दिया अपने दोस्तों के लिए। वो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद कमीशन की जब जानकारी में आया तो उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसकी जांच चली, और दुर्भाग्य ये हुआ कि जांच के दौरान ही वो बेचारे को हार्ट अटैक हो गया और उसकी डेथ हो गई। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग किसी पे कार्रवाई नहीं करता, ये सोचना बिल्कुल आप लोगों का गलत है। ठीक है, प्रेम शंकर जी, कूच बिहार में जो हिंसा हुई ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषणों की वजह से हुई, ये कहना है बीजेपी का। प्रेम शंकर मैडम गुड इवनिंग जी। ये बीजेपी के लोग, जिसको कि हम अपने शब्दों में भारतीय झूठा पार्टी करार दे चुके हैं, ये ऐसे ही आरोप लगाने के माहिर हैं। अब वहां पर चुनाव आयोग जो है अपना स्पष्टीकरण दे रहा है, स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, वो अपनी फेस सेविंग कर रहा है। प्रदीप जी ने बहुत सही बात कही, अब उसको ये अनिल जी नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे कि अभी देखिए शीतल कुच में हुआ जो घटना,
उसमें जो एक व्यक्ति को ये सहारा देने के लिए बता रहे हैं, वो सहारा दिए थे कैसे गया था, और अगर उसके हालचाल लेने के लिए गांव गिराव के लोग इकट्ठा हुए तो वो जो उसको जो है ये हिंसक बता दिए और उनके ऊपर जो है फायरिंग कर दिए। अब फायरिंग करने ये का सारी मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, वहां पे जो हमला हुआ उन कर्मचारियों के ऊपर सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, और ये जांच का विषय, जांच हो रही है, ये छोड़ा नहीं जाएगा। कमीशन कमीशन कभी छोड़ता नहीं है चुनाव आयोग, ना किसी का पक्ष लेता है। हाँ ठीक है, प्रेम शंकर जी बात पूरी करें जल्दी से। प्रेम शंकर जी, वही मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग अपने फेस सेविंग ना करे और स्पष्ट रूप से वो जो है सामने आकर के घटनाक्रम की पूरी जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी करे। और दूसरी चीजें जो ये आरोप बीजेपी वाले टीएमसी के ऊपर मरते हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये भविष्यवाणियां ये लोग कैसे करते हैं। अभी हमारे दिलीप घोष जी जो इनके बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि अभी ऐसी घटनाएं और भी घटेंगी। क्या क्या तमाशा है आप लोगों का? क्या चाहते हैं आप लोग? जो चुनाव करा दिलीप घोष ने, ठीक है आरके मिश्रा जी, मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगी। दिलीप घोष ने ये बयान दिया, नहीं बयान को तोड़िए मरोड़िए, किसी चुनाव के अधिकारी ने, किसी चुनाव के आयुक्त ने कभी इस तरह की बातें नहीं की है। पार्टी में क्या लोग आपस में बात करते हैं, इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं है। आरके मिश्रा जी, दिलीप घोष ने यह कहा है कि 5वें चरण के जब मतदान होंगे तो उसमें भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। मिश्रा जी, देखिए पल्लवी जी एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ। जो जिस तरह से पश्चिम बंगाल का जब चुनाव चल रहा है और जो 4 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, तो 4 राज्यों के चुनाव को अगर एक साथ रख दें और एक पश्चिम बंगाल का चुनाव रख दें, तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, जिसको चुनाव आयोग ने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना पूरा प्रयास करते हुए, ये साधुवाद के पात्र हैं। जो चुनाव आयोग 4थे चरण तक का जो मतदान है, उसमें अगर छिटपुट घटना को अगर न आकलन किया जाए और ये 4थे चरण में जो थोड़ा हिंसा हुआ है, इसमें जो 4 व्यक्ति का मौत हो गया है, इसमें मैं सबसे पहले तो उनके लिए प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन देख लीजिए, चुनाव आयोग बिल्कुल ही साधुवाद के पात्र है। अरे नहीं भैया, साधुवाद के पात्र नहीं है। एक साथ क्यों नहीं चुनाव हुए बंगाल में? ये घटना ही नहीं होती, मौका ही नहीं मिलता बड़े बड़े नेताओं को कोई भी बात करने का। अभी ये तो साधुवाद के पात्र नहीं है। अभी तो 8 फेरे में चुनाव कराने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है क्या हमारे देश के अंदर? हमारे देश के मैकेनिज्म नहीं है, हमारे देश के ईवीएम नहीं है, हमारे देश के अंदर साधन नहीं है क्या? आपको शायद ये नहीं पता है, सुनिए, आपको शायद ये नहीं पता है कि बंगाल जो है 3 देशों से घिरा हुआ है। गलत है। नहीं, बंगाल राजनीतिक मैं जो कहना चाह रहा हूँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो यहाँ घुसाते सर कैसे घुसेंगे गुंडे? पहले मेरी बात तो सुनिए, आप अपना पक्ष बाद में रखिएगा। पहले आपने पक्ष तो रख दिया, मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए आप। एक बंगाल एक सिर्फ प्रदीप जी, मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए आप, सुनने की भी कोशिश करिए आप। प्रदीप जी, आप सुनने की भी कोशिश करिए आप। के अंदर चरण में चुनाव नहीं होने सुनने की भी इस कोशिश तरीके करिए। से चर्चा नहीं होती, एक-एक करके प्लीज, एक-एक करके। ये क्या सम्माननीय है, सम्माननीय है। लोग हैं आप, सम्माननीय तरीके से ही अपनी बातों फायरिंग हो रही है। और मिश्रा जी की बात पहले पूरी घेर रहे हैं हमारे होगी। पार्टी को। सुनिए, हाँ ठीक है, 1 मिनट मिश्रा जी बात पूरी करिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में बिल्कुल जिस तरह से तुष्टीकरण चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, कट मनी चरम पे है, कोल माफियागिरी चरम पे है, क्राइम चरम पे है। अब इसके ऊपर में जो टीएमसी है 10 साल से, सीपीआईएम 34 साल से, कांग्रेस 20 साल से ये बिल्कुल ही बौखलाहट कहनी चाहिए। और ये बौखलाहट में ही इस तरह की घटनाएं जिस तरह से ये टीएमसी कर रही है, इनकी गुंडागर्दी निश्चित तौर पर 2 मई के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जहां तक बात है 4 व्यक्ति के उसमें देहावसान की बात कर रहा हूं, इस तरह की जो घटना घट गई है, निश्चित तौर पर ये दुखदाई है और इसको कोई भी डिफेंड करने के लिए इसमें कोई शब्द नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कौन है इसका? जिम्मेवार कौन है इसका? नहीं होना चाहिए था। जिम्मेवार राजनीतिक दल है, जिम्मेवार कौन है इसका? जिन्होंने उकसाया है, जिन्होंने उकसाया, टीएमसी के नेता ने उकसाया है वहां पर फोर्सेस के अगेंस्ट लड़िए। अब उन्होंने ये नहीं समझाया है। जबकि चुनाव आयोग जब चुनाव शुरू होता है उससे पहले सारी पार्टियों को बुला के समझा देता है, कहता है देखिए सामान्य से होगा काम और तभी चुनाव हो सकता है निष्पक्ष।
और सही तरीके से आप लोग अमीन सामंजस्य साहब, बना के रखिए। ठीक है। कूच बिहार में जब हिंसा हुई तो ईसी ने ये एक्शन लिया कि 72 घंटे के पहले 48 घंटे का समय था, अब ये हो गया है कि 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाएगी, कोई भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। अब जिस तरीके से कूच बिहार में किसी भी राजनीतिक दल के जाने पर फिलहाल के लिए रोक लगी हुई है, ममता बनर्जी का यह कहना है क्योंकि इलेक्शन कमीशन सबूतों को दबाना चाहता है, इस वजह से किसी भी खास करके टीएमसी को वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा। जवाब दीजिए। देखिए, सबूत कोई नहीं दबाए जा रहे, आपको ये शायद पता होगा और खुशी होगी कि सबसे पहले मीडिया एक एक छोटी छोटी बातों को लेकर आता है और मीडिया के जो भी पक्ष रखा जाता है उसमें किसी गवाही की जरूरत नहीं है, उसको संज्ञान लेता है सीधा इलेक्शन कमीशन और उस पर कार्रवाई करता है, चाहे वो रिपोर्टिंग करें, चाहे वर्बल दें, चाहे पिक्चर्स दें, सब पे एक्शन लेता है। और वहां पे हमारे सारी एजेंसियों के पत्रकार वहां पर मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि पत्रकार जो हैं किसी एक दल के हैं, हर दल को बिलोंग करते हैं पत्रकार और उनकी मानसिकता अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है। कुछ निष्पक्ष भी पत्रकार हैं, उन्होंने किया है वहां पे कवरेज, बताया है, कोई चीज छुपने वाली नहीं है, हर चीज डिजिटल है, हर चीज दिख रही है। और चुनाव आयोग को आपको मैं बता दूं कि हमारा सेंट्रल कमीशन है दिल्ली में, वहां पर रूम के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि कहां पर चुनाव हो रहा है, किस बूथ पे हो रहा है और किस तरह हो रहा है। इतना वॉच रखता है, आजकल डिजिटल हो चुका है। फिर इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप क्यों लग रहे हैं? भाई वो अपनी अगर पश्चिम बंगाल की बात भाई पश्चिम बंगाल के लिए क्या है कि वो गुंडागर्दी नहीं हो पा रही है, ना लोग बदमाश आ पा रहे हैं, ना वो हमारी मशीनें लूट पा रहे हैं, ना अंदर घुस पा रहे हैं, ना गलत वोटिंग हो पा रही है, सब पे शिकंजा कसा हुआ है। इसलिए तो उसको बेईमानी कहेंगे कि वो सरकार के साथ मिला हुआ है। प्रेम शंकर जी कुछ कहना चाहते हैं? गाड़ी में तो मशीन भी पकड़ी गई। FIR हो चुकी है, गृह मंत्री ने उसी दिन कंडक्ट किया था, कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो भी कार्रवाई करेगा वो एक्शन ले। इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है। एक मिनट, प्रेम शंकर जी कुछ कहना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं वो। ठीक है मिश्रा जी, प्रेम शंकर जी जवाब दीजिए। मैडम, इन लोगों को बहुत समय आपने दे दिया, जरा 2 मिनट हमारी भी बातों को इन लोगों तक पहुंचा दीजिए ना, बात बोलिए। अनिल जी तो ये बात बोलेंगे ही, क्योंकि बीजेपी के हैं तो वो कहेंगे ही कि ममता बनर्जी बौखलाहट में है, और प्रदीप जी की बात वो सुनेंगे नहीं, इसलिए कि वो उन्होंने कह दिया कि 8 चरणों में मतदान कराना ही गलत था। और मिश्रा जी ने कटमनी और उसकी बात कही। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कटमनी और चाहे उसकी जो बातें होती हैं, अभी हमारे डबल इंजन की सरकार यूपी में है, पंचायत का चुनाव हो रहा है मैडम, और वो अभी परसों जो है पीलीभीत का एक जो है ऑडियो और वीडियो दोनों जो है वायरल हो रहा है, उसको आप देख लीजिए। वीडियो जो है ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान से वो ले रहा है कि 5,000 रुपया दे दो तब नो ड्यूज देंगे। ठीक है, नो ड्यूज के लिए वो पैसा ले रहा है। अब आइए बौखलाहट की बात, बौखलाहट बहुत चिल्ला रहे हैं बीजेपी के लोग, उनसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बौखलाहट में टीएमसी नहीं, बौखलाहट में बीजेपी के लोग हैं, अदरवाइज पूरा सेंट्रल फोर्स के साथ और पूरी कैबिनेट के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री इतना उतावले न होते और बार बार दौरा बंगाल का न करते। 4 चरणों में चुनाव ये हार चुके हैं और 4 चरणों में और जो चुनाव होगा उसमें प्रशांत किशोर ने बहुत सही कहा है कि सारी लोकप्रियता के बावजूद हमारे माननीय प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वहां लोकसभा का चुनाव हो रहा है और विधानसभा में सारी चीजों के बाद ये डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर रहे हैं। और अगर आज अभी आपको याद होगा जब नंदीग्राम में चुनाव हो रहा था तो नंदीग्राम में जो है शुभेंदु ने ममता बनर्जी को बाहरी बता दिया, पोस्टर चिपका दिया बूथ नंबर 7 पर, जब वहां पर जो है धांधली हो रही थी, जब मैडम ममता बनर्जी वहां पहुंच गई, उसके बाद 2 घंटे तक उन्होंने राज्यपाल को फोन लगाया, राज्यपाल ने कहा कि हम देखेंगे। अरे क्या देखा है आपने? चुनाव आयोग ने क्या देखा? पल्लवी जी एक मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ, मिश्रा जी। जी पल्लवी जी एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, जो मंच से ममता बनर्जी उन्हें स्वीकार किया है, जो कि 100-200 रुपए लेता है बीच में, अगर कोई बंदा 100-200-500 रुपए लेता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मंच से एक मुख्यमंत्री कह रही है और जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, तो प्रशांत किशोर जी ने मान लिया है जो कि ये चुनाव टीएमसी हार रही है और बिल्कुल बड़े अंतर से हार रही है, और उसके बारे में उन्होंने बोल दिया है जो क्या क्या फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी, नो डेवलपमेंट, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, ये सारा उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं। और निश्चित तौर पर ये टीएमसी आप देखिएगा 2 मई के बाद
ये देख रहे हैं ना, इनकी बौखलाहट नजर आ रही है, इनकी जमीन बिल्कुल खिसक चुकी है और भाजपा पूरे बहुमत के साथ 200 पार करेगी। इस चीज को प्रेम शंकर पांडे जी लिख करके रख लें ये कहीं पे। ठीक है, प्रेम शंकर लिख लिया। अब मेरी बात सुन लीजिए। जो प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं। उन्होंने कहा कि अगर डबल डिजिट क्रॉस कर जाएंगे बीजेपी के लोग तो हम जो है ये पैसा छोड़ देंगे। उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया है, आप भी स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार करने में क्या जाता है आपका? कोई आदमी अपने कैरियर पर दांव नहीं लगाता। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आप बीजेपी के हैं तो सुन लीजिए मेरी बात, कि अगर वो डबल डिजिट बीजेपी वहां क्रॉस कर गई तो उन्होंने प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम जो है जब उनकी बातचीत पकड़ी गई है, जब उन्हें पकड़ा गया है तो वो तो 500 करोड़ रुपया लेकर के वो अपने फी ले चुके हैं वो ममता बनर्जी जी से। तो अब अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इस चीज को आप समझिए। अगर प्रशांत किशोर जी अगर मान चुके हैं तो आपके रणनीतिकार हैं, तो आपके प्लानर हैं, तो आपको भी मान लेना चाहिए, आपको भी मान लेना प्रशांत चाहिए। किशोर का ये बयान याद रह गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की, वो बयान भी याद कर लीजिए जो उन्होंने कहा था दहाई का आंकड़ा बीजेपी नहीं पार कर पाएगी। वो तो बाद में जाकर के जब ऑडियो जब पकड़ा गया है, अपना तो डिफेंड करेंगे या नहीं करेंगे? चलिए ठीक तो है, क्या आप मानते हैं कि उसके बाद का है ऑडियो? ठीक है अमीन साहब, प्रशांत किशोर की बात हो रही है, प्रशांत किशोर की बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रधानमंत्री को पटना जाने से नहीं रोका। रिलीज हो चुका, ठीक है, आप उसको देखिए तो सही, सारे सोशल मीडिया में चल रहा है। अरे मैं सब देख चुका हूँ। ठीक है प्रधानमंत्री को पटना जाने से नहीं रोका, दीदी को कूच बिहार जाने से रोक रहे हैं, आरोप है इसी पर। देखिए ऐसा है कि इन लोगों को कोई भी आरोप लगाने दीजिए, उनको ना तो प्रोटोकॉल पता है। ये बात कर रहे हैं 2014 की, जब वहां पर प्राइम मिनिस्टर गए थे रैली में और उसमें दुर्घटना हो गई थी, तो नेक्स्ट डे उन्होंने उसका दुख जताया था और वहां पर लोगों से मिले थे। देखिए ये एक मानवता की बात है, ऐसा नहीं है, वो एक दुर्घटना थी, लेकिन यहाँ पर तो इंटेंशनली फायरिंग हुई है और हमारे इलेक्शन कमीशन के लोगों पे अटैक किया गया है, इसलिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ये किया है। और ऐसा नहीं है कि किसी पक्षपात किया गया है, यहाँ पर दीदी को रोका गया है इसलिए कि पार्टी के लीडर है, वहां पर जाने से और भड़क सकता है, क्योंकि उनके बयान थे। इससे पहले आप लोगों ने देखे होंगे बयान, उन्होंने कहा कि फोर्सेस के ऊपर अटैक करिए, फोर्सेस के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर फोर्सेस वाले नहीं छोड़ने वाले। बिल्कुल उन्होंने कहा इस बात को, मैं बिल्कुल मानता हूँ। क्यों कहा उन्होंने फोर्सेस के लिए? समझिए क्या देखिए कहा इलेक्शन कमीशन के पास, सुनिए, दोनों ही दल अमीन साहब समझिए क्या बयान था, पक्ष और विपक्ष दोनों ही जल जाता है इलेक्शन कमीशन के पास। क्यों जाता है? अगर विश्वास नहीं तो मत जाए, कि अगर पैरामिलिट्री वहीं से तो रिलीफ मिलता है। को इलेक्शन में वोट डालने नहीं, बिल्कुल नहीं रोकता है, उनका घेराव करो, नहीं रोक सकता घेराव है, कोई हमला थोड़ी है, नहीं रोक नहीं रहा है वो इलेक्शन कमीशन। अमीन साहब समझ गया, आप अगर कोई गलत कर रहे हैं, देखिए आप तोड़ मरोड़ के कुछ भी करिए, सोशल मीडिया पे देखिए तोड़ मरोड़ कुछ भी चाहिए, अगेंस्ट फुटेज हैं जो वो मारपीट कर रहे हैं महिलाओं के साथ। आपको शायद ये नहीं पता कि अगर वो कर रहे हैं, सुनिए, अगर वो कर रहे हैं तो उन पे एक्शन होगा, तो होगा, तो उसका सीधा छोड़ा नहीं जाएंगे। ममता जी तो नहीं है, आप समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूं। उन्होंने ये कहा इलेक्शन को भड़काना नहीं है, इलेक्शन के भी हमारे चार फेज हैं, उनको अच्छी तरह करना है। आप नोटिस देके उसको रोकें। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई भी आदमी किसी भी वोटर को जेन्युइन तरीके से वोट डालने के लिए जा रहा है और उसको रोका जा रहा है, इसीलिए फोर्सेस लगी हुई हैं, इसीलिए हमारे फोर्सेस लगी बाहर की, वहाँ लोकल नहीं है, वो नहीं जानती किसी को। डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं मानता मैं, सीआईएसएफ डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री, सारा पैरामिलिट्री फोर्स इलेक्शन के दौरान वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में होता है। आपको पता नहीं है, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है इलेक्शन कमीशन की बात दिखा दो कहां पर है। बिल्कुल वो सारे हमारे होम मिनिस्ट्री डायरेक्टली जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर होते हैं, और होम मिनिस्टर को डायरेक्ट, अरे भैया बढ़ा लीजिए, मैं कानून 24 साल से पढ़ा टाइम में आप जो भी मशीनरी होती भैया है वो इलेक्शन ऐसा नहीं है, डिस्पोजल में होती है। ठीक है मिश्रा जी जवाब दीजिए आप। इलेक्शन कमीशन के डिस्पोजल पे होती है सारी चीजें। मिश्रा जी जवाब दीजिए आप। कर्मचारी सभी। प्रदीप जी का कहना है कि गृह मंत्री के अंदर आता है, अमीन साहब कह रहे हैं नहीं, अब आप ही जवाब दे दीजिए। देखिए ऐसा है, सही कह रहे हैं, जो अमीन साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रदीप जी
पक्षपात की तरह बात अरे कर सर, रहे हैं। पक्षपात ये नहीं कर रहा हूं राजनीतिक मैं, विश्लेषक डायरेक्टली नहीं है होम ये। मिनिस्टर के ये अंडर होती है। विश्लेषक नहीं है ये। नहीं, ये वो पूरी तरह से एक पक्षपात इलेक्शन से की बात कर पहले, रहे हैं ये। इलेक्शन ये अनाउंस होने के पक्षपात बाद में वो सीधे सारे पैरामिलिट्री इलेक्शन फोर्सेज कमीशन आती है ने हमारे 8 अंडर चरण में, में जाकर इलेक्शन चुनाव कमीशन के। आपके पक्ष की बात नहीं हो रही तो आप पक्षपात क्यों उठाओगे भैया? प्रश्न चिन्ह है भैया आपके पक्ष की बात नहीं हुई तो पक्षपात हो गया। आ चुकी है, जबकि 2016 का विधानसभा चुनाव अगर देखें उसमें 7 चरण में मतदान हुआ था। तो अगर 7 चरण में उसमें था तो अगर 8 चरण हो गया तो इसमें प्रश्न चिन्ह कहां से लग जाना अरे चाहिए? भैया हो क्यों जा रहा है पहले एक भी- स्टेट में 8-8 दिन पहले भी क्यों? प्रश्न चिन्ह यही लगा तो चुके हैं। पॉलिटिक्स है तो एक चीज सर, आप समझिए। समझिए, यही पॉलिटिक्स है कि एक प्रदीप स्टेट जी, के अंदर कहीं ना कहीं अमीन साहब का कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी बात वहां पर जायज है कि हाँ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो उसके दौरान वहां की सुरक्षा व्यवस्था की निश्चय, पूरी ऐसा कोई कानून नहीं है चुनाव मैडम, आयोग की ऐसा हो जाती कोई है। आप कानून नहीं है। नोटिफिकेशन ये देख कहना लीजिए उठा चाहते के, हैं कहीं ना कहीं। इलेक्शन ऐसा कोई कानून कमीशन नहीं है। इलेक्शन यही कमीशन का होता ही है। नोटिफिकेशन उठा के सुरक्षा पढ़ लीजिए, व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने ज्ञान किसकी प्राप्त हो कर जाती है? लीजिए। सुरक्षा व्यवस्था की प्रेम जिम्मेवारी शंकर जी, होम आपके मिनिस्ट्री पास की आ होती नहीं, है। बिल्कुल वहां नहीं पर है, सुरक्षा इलेक्शन व्यवस्था की कमीशन की जिम्मेदारी होती है। पूरी की पूरी चुनाव आयोग की होती है, ये कहना चाहते हैं अमीन साहब। जी। अमीन साहब, क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कर रही है। और ठीक है। सारे तो अधिकारी, वहां पर सारे जब सुरक्षा अधिकारी व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव के पूरी नोटिफिक- तरीके से इसी की है, तो यहाँ पर गृह मंत्री का क्या काम? कोई काम नहीं गृह मंत्री का, ना कोई लेना देना है। आप ये बुलाओ बताइए, ये ले आएगा आप उनको। सीधे तौर पर देश की सर्वोच्च संस्था पर सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव घोषित होती है प्रदीप जी, घोषणा, उसके सर, तुरंत चुनाव बाद की सब घोषणा लागू के हो जाता बाद है। सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है। ट्रांसफर, ये आपको पोस्टिंग, पता सब नहीं कुछ है। इलेक्शन प्रदीप जी, कमीशन, आप एक वकील भी हैं, मैडम, इसी वजह से मैं मैं चाहती हूँ इसीलिए मेरे कह रहा हूँ, दर्शकों को कानून को सही ध्यान- जानकारी मिल मैं- सके। मैं मुझे आप कानून- ये बताइए, आप पहले क्या नोटिफिकेशन ऐसा होता पढ़िए। है? आप क्या पढ़िए ऐसा नोटिफिकेशन होता है पढ़िएगा। सर, कि मैं उस ये- राज्य की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के अंदर पल्लवी चली जाती जी, है? क्या ऐसा होता इसी के है? अंदर में आ जाती है, पल्लवी लॉ जी, एंड ऑर्डर इसी के अधीन आ इलेक्शन जाती है। सब कमीशन कुछ मुझे बहुत अच्छे से याद है। सुनिए इलेक्शन प्रदीप जी, कमीशन एक मैं व्यवस्था इसी करता मुद्दे पर है। डिबेट कर रही थी एक बार। पल्लवी वहां जी, पर जब इलेक्शन- मैंने, सुनिए मेरी बात, मुझे बहुत अच्छे से याद है, संजय चक्रवर्ती जी थे, वो बैठे हुए थे, मुझे लग रहा आप भी थे वहां पर। जब मैंने संजय चक्रवर्ती जी से ये पूछा था कि वहां पर हिंसा हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अभी भी वही ममता बनर्जी हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बिल्कुल। है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था निश्चित की तौर पर, देखरेख वहां निश्चित पर तौर करना पर। चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अगर वहां पर हिंसा भड़की, अगर वहां पर किसी की मौत होती है, कुछ भी होता है, सब कुछ चुनाव आयोग के अंतर्गत बिल्कुल। आता है, ये कहा गया था। यहाँ पर बरगलाइए मत मेरे दर्शकों को। प्रेम शंकर जी कुछ कहना चाहते हैं? जी जी मैडम, ये पहले हम शुरू करते हैं अपने अनिल जी से हाँ, कि बिल्कुल। ये बार बार कह रहे हैं कि दीदी 2 मई आई और दीदी नहीं, गई। अमीन साहब मैंने नहीं, नहीं कहा है। ये मिश्रा जी ने कहा है। मैंने नहीं कहा है। हैं? मिश्रा जी ने मेरा कहा कोई है। वर्जन नहीं आपके है। मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता ठीक हैं। है, आपने ठीक है, तो मिश्रा जी मैंने नहीं अप्रत्यक्ष कहा है, रूप से पार्टी के इसी को यहाँ पर भी प्रवक्ता बना दिया क्या? नहीं नहीं मैडम, एक तो हमारे ऑडियो में वीडियो में अच्छा, कोई ठीक है। दिक्कत है, नहीं, दिखाई नहीं अमीन, पड़ रहा है, कोई तो दिक्कत मेरा ही नहीं, चेहरा प्रेम शंकर दिखाई जी, दे मैं रहा बता है। देती हूँ। मैं सबसे अब माफी मोहम्मद अमीन चाहूंगा कि मैं साहब हैं। किसी को पहचान नहीं रहा हूँ, नहीं, लेकिन कोई- हमारी बातों को जरा सुनने का कष्ट करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ। आप काफी देर से वेट कर रहे थे। आर के मिश्रा जी ने ये कहा है 2 मई वाला जो सबसे- बयान है। अमीन साहब ने नहीं। आप बोलिए। सबसे पहले तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2014 की जो बात उठी कि वहाँ पर पटना में जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाने दिया गया और ममता बनर्जी को नहीं जाने दिया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। क्या मानवता की दुहाई देने वाले लोग ये जरा बताएंगे कि अगर माननीय प्रधानमंत्री में इतनी मानवता थी तो 370 लोग की शहादत हो गई बॉर्डर पर, उन्होंने आज तक कोई संवेदना नहीं व्यक्त की है। और इनको मैं बताना चाहूंगा कि वो एक दुर्घटना हुई थी, यहाँ पे इंटेंशनली फायरिंग हुई है और गांव वालों ने हमला किया है। एक मिनट मुझे बता। आगे की बात हम ये बता रहे हैं कि इनका चुनाव ही शुरू हुआ है पहला श्री राम के नारा से, और वो भी चिढ़ाने वाले अंदाज से। जब श्री राम का नारा फेल हो गया, ठीक है मिश्रा तब जी, इनका जवाब आया दीजिए। हिंदू मुझे बताया मुसलमान, आपको कहीं जाना है। वो भी मिश्रा जी, फेल हो गया, जवाब दीजिए। तो अब ये आ गए हैं एससी और ठीक है, एसटी मिश्रा जी पर। से जवाब अब लेते अगर हैं। वो मिश्रा भी जी, फेल हो जल्दी से जाएगा 30 सेकंड में। तो अगला नारा ये बता दें क्या आने वाला ऐसा है। एक मिनट प्रेम शंकर जी। मिश्रा जी, पांडे जी, एक चीज मैं बता देता हूँ, जिस तरह से आप तुष्टीकरण कर रहे हैं ना बंगाल में, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा आपको। चलिए, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये 2 मई के बाद बिल्कुल भारी पड़ेगा आपको, समझ लीजिएगा इस चीज ठीक को। है, शुक्रिया। ये धमकाने वाला अंदाज अपने घर में रखिएगा। ठीक है, अब जवाब दीजिए आप प्रेम शंकर जी। उन्होंने कहा है कि जो भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, चाहे वो आप यहाँ पर कह रहे हैं या फिर ममता बनर्जी ने कहा है, वो भारी पड़ सकते हैं।
प्रेम शंकर जी। मैडम अगर इस चैनल धमकाएंगे किसी को तो मतलब जरा इनसे पूछिए कि किस बिहार पे धमकाने जा रहे हैं ये क्या अपने को समझ रही है? ये बॉडी लैंग्वेज इनकी क्या बताती है? इससे आप समझ लीजिए कि ये लोग कैसे हैं। ठीक ये जो है जब खुले चैनल पर जो है जिसको कि सब लोग देख रहे होंगे ये जो है धमकी दे रहे हैं कि आपको देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। वाह, प्रदीप क्या जी, मैं बात है। आपके पास आना जी, चाहती जी, हूँ। जी। प्रशांत किशोर का साथ लेना कहीं ममता बनर्जी की भूल ना साबित हो जाए, देखिए जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ। जहां और उसके बाद तक इसी का सवाल। मैंने वो ऑडियो सुना है पल्लवी जी, उस ऑडियो में 3 चीजें सामने आई हैं जो अभी हमारे दूसरे साथी यहां पर बात कर रहे थे। एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वहां पर, दूसरा ममता जी 10 साल से राज कर रही है वहां पर, और तीसरा पोलराइजेशन में बीजेपी और इनके जो समर्थक हैं वो माहिर हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मोदी जी पूरे देश के अंदर पॉपुलर हैं। भैया पूरे देश में कोई भी आदमी मना नहीं कर सकता कि वो पॉपुलर हैं। ठीक है। दूसरा, वो जनता के सामने ये बात आ रही है क्योंकि 10 साल अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी स्टेट के अंदर राज करते हो जाता है तो आम जनता भी बदलाव की तरफ जाना चाहती है। तो वो भी मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। मुझे यहां पर यह नहीं समझ में आ रहा कि इस ऑडियो के लीक होने से बीजेपी को बेनिफिट कैसे हो गया, मुझे यह नहीं समझ में आता। अगर वो ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने हार मान ली है और बीजेपी ये मानती कि उनके स्टेटमेंट से वो जीत गए हैं, तो क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और इनके दूसरी जो ब्रिगेड है, क्या वो चुनाव प्रचार बंद कर देगी आज से? भाई जीत गए हो तो खत्म करो। ये कहना, ये सिर्फ ये सर मेरे को खत्म करने दो सर। मुद्दे की बात यह है सर, किसी भी आदमी को अपनी बात को कहने का हक है। मैंने प्रशांत किशोर को सुना, उनके स्टेटमेंट को सुना, उन्होंने 4 मिनट 10 सेकंड का ऑडियो तो लीक कर दिया, लेकिन वो पूरी की पूरी जो बात थी, मैं आज जो है कैलाश विजयवर्गीय को भी सुन रहा था न्यूज में, तो उसको पूरी की पूरी क्यों नहीं सुना देते भाई? वो और भी तो बहुत सारी चीजें कही हैं प्रशांत किशोर जी ने। वो ममता के फेवर में हो सकती है, वो टीएमसी के फेवर में हो सकती है, वो बंगाल की जनता के फेवर में हो सकती है, और उन्होंने ये भी तो कहा है कि 100 से नीचे जो ना रहेगी। मैं कहता हूं इलेक्शन के अंदर मैंडेट किसको आता है वो छोड़िए, ऐसे मुद्दों पे बात हो रही है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। मुद्दों के ऊपर बात हो तो समझ में आती है। ऑडियो लीक होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। 4 मौतें हो चुकी हैं मैडम। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनका जिम्मेदार कौन? यस, इसका देखिए मैंने शुरुआत में भी कहा, किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी हमारे होम मिनिस्ट्री की होती है। अमीन साहब हमारे यहां पर बैठे हैं, मैं इनकी बात को बड़ी कर देता हूं। ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई हिंसा होती है, कोई व्यवस्था में कमी आती है तो चुनाव आयोग जिम्मेवार है। तो सीधे सीधे चुनाव आयोग इस चीज के लिए जिम्मेवार है। तो चुनाव आयोग के ऊपर या इनके जो अधिकारी लोग हैं या चुनाव आयुक्त जो है, सर क्या ये जिम्मेवारी ले रहे हैं? सर क्या ये जिम्मेवारी ले रहे हैं? जांच होगी पहले। अरे जांच होगी तो अभी तो आपने कहा किया जाएगा। अपराध हुआ है, वहां पर मर्डर हुआ है, 4 मर्डर हुए हैं, और आप जांच होगी। आप सर जांच के नाम पे क्या आप साइलेंट बैठ सकते हैं? सर अभी पीछे अभी 22 आदमियों की शहादत हो गई, सीआरपीएफ के जवान चले गए, उसके बावजूद भी हमारे जो गृह मंत्री जी हैं वहां पर पहुंचे नहीं, और उन्होंने जो ना इलेक्शन रैलीज में भाग लिया, और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उनका चेहरा देखो, शर्म आती है हमारे को कि वो मुस्कुरा रहे थे वहां पर। मुख्यमंत्री इलेक्शन लड़ा रहे थे, सर पहले उनको रिजाइन दे देना चाहिए। अरे छत्तीसगढ़ के देखिए, आप मुख्यमंत्री इलेक्शन लड़ा रहे थे। आप न्यूट्रल हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हैं। गृह मंत्री की तो यही तो प्रॉब्लम का भी है कि सारी की सारी संवैधानिक संस्थाओं को सारी की सारी संवैधानिक संस्थाओं को टेक ओवर कर लिया बीजेपी ने आज के टाइम में। ठीक है, नहीं 1 मिनट प्रदीप जी, यही तो बात गलत है। इन संस्थाओं पर इस तरीके से सवाल आरोप खड़ा कर देना, क्या चुनाव आयोग जिम्मेवारी लेगा इन हत्याओं की? करा रहा है इलेक्शन 8 फेज में, इसीलिए करा रहा है। कोई उसके बावजूद हिंसा हो रही है, तब हम 10 फेज में कराने की बात करेगा अगली बार इलेक्शन। पहले कभी होते थे, पहले कभी
एक मिनट प्रदीप जी, तीन एक देशों जिम्मेदार से जुड़ा व्यक्ति की हुआ तरह है इस तरीके आपका से नहीं। बंगाल, नेपाल, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि जिस तरीके से बांग्लादेश, प्रेम शंकर पांडे जी भूटान। ने बोला कि अमीन साहब बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप जो है वो सीधे तौर पर दोनों पक्षों की बात रख रहे हैं, तो आपकी बातों से भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं टीएमसी के पक्ष नहीं, मैं ऐसा नहीं कर, मैं कह रहा हूँ कि अमीन साहब ने सीधे सीधे क्लीन चिट दे दिया बीजेपी को। आप मुझे कहाँ प्रेम दे शंकर दी है? कह रहे आपने थे। दे दिया क्लीन चिट, एक आपने मिनट कहा जी, कि दे आर नॉट प्रदीप जी, रिस्पॉन्सिबल। मुझे ये जवाब दीजिए, प्रदीप जी, जी। मुझे ये जवाब दीजिए, जी। देश की सर्वोच्च संस्था के ऊपर सवालिया निशान खड़े मैडम, कर क्योंकि दिए। हालात सवाल ऐसे नहीं, हैं। ये सवाल मेरा नहीं था, आगे अभी सुनिए। अमीन साहब का बयान ये आपने मेरा सुना। सवाल नहीं है पूरा, आपकी प्रदीप समझ जी। में आप बात समझ अलग है। सवाल ये है, देश जो की बात कह रहा हूँ सर्वोच्च समझ नहीं संस्था पा रहे के आप। ऊपर सवालिया निशान खड़ा करना और उसके बाद मैडम, इस अपना तरीके से वही अपना बात व्यू सुनिए रखना, ना। मैडम व्यू रखना अपना फिर कोई वही बात- असंवैधानिक कार्य तो नहीं है। सुनिए ना मेरी बात, जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ, जी। अपने विचार रखने का सबको अधिकार है, जी। ये देश स्वतंत्र है। यहाँ जी। पर सवाल ये है जी। कि देश की सर्वोच्च संस्था के ऊपर सबसे पहले तो सवाल है निशान मैडम, खड़ा करना, सोशल फिर मीडिया वही पे- बात सुनिए प्रदीप जी, और उसके बाद सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, जो भी जवान, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है चुनाव को निष्पक्ष कराना, और उसके बाद चुनाव से, मतदान से ठीक पहले इस तरीके का बयान देना। अच्छा, अगर वो आते हैं तो एक काम करना कि कोई सहयोग मत करना। आप जो बयान की बात करें तो मैंने भी सुना था, उन्होंने सीधे, सुनिए मेरी बात, उन्होंने सीधे तौर पर कहा सहयोग मत करिएगा, बिठा लीजिएगा, उनकी बात मत मानिएगा, क्योंकि वो गृह मंत्री के एजेंट हैं जो आपके पास आएंगे यहां पर चुनाव करवाने के लिए। पहले ही लोगों के दिमाग में ये भर देना है कि देखिए ये जो जवान बॉर्डर्स पर हैं ये कहीं ना कहीं इस देश के नहीं है। मैडम, क्या ऐसा- ममता बनर्जी देखिए, ये कहना चाहती हैं? देखिए, मैं ममता बनर्जी का प्रवक्ता नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ नहीं, आप अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। वो इस वजह से दुर्घटना ये यहाँ प्रोवोक पर- करने के मुझे कारण आप हुई है। बताइए, पल्लवी जी, जी, सुनिए पल्लवी मेरी जी, बात। प्रोवोक किया था, क्या वो दुर्घटना क्या हुई है। पल्लवी क्या जी, देश की पल्लवी जो जी, जनता है वो पल्लवी जी, देश के फिर जवानों कहती को, है, पल्लवी जी, मुझे दो सुनिए चीजें मेरे- बता दीजिए। मुझे बताइए, लोकसभा का इलेक्शन देश होता की है जो तो जनता पुलवामा होता है। सुनिए मेरी बात, लोकसभा का इलेक्शन होता है, पुलवामा होता है। मेरे सवाल यहाँ का पर सिर्फ जवाब जो है दीजिए, मुझसे सवाल मत अटैक होता करिए। है। मेरा काम है सवाल करना, आप लोगों का काम है जवाब देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे दर्शकों के पास सही, सटीक, स्पष्ट जानकारी यही पहुंच बात सके। है, पल्लवी मेरा जी। सवाल ये, जी। मैं अभी पंचायत चुनाव हो रहे हैं, मैं जाऊंगी अपने गांव में वोट डालने के लिए, जी। मेरा सवाल है, मैं वहां पर जाऊंगी, मैं जब देखूंगी कि यहाँ सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के जवान बैठे हुए, दिमाग में क्या आएगा? अच्छा, हो सकता है कि ये लोग निष्पक्ष चुनाव ना कराएं। पहले से ही बेटे, ये पहली बार देख रही हूं मैं प्रदीप जी, ये गलत कि है। इस तरीके की ये- जवानों की ये- छवि इस तरीके से खराब की जा रही है जवानों कि के पहले से खिलाफ- जनता के माइंड में भर देना कि भारत- नहीं, भारत ये नहीं के- है इस देश के। मैडम, भारत के सुनिए मेरी जवान- बात, इन ममता बनर्जी में अगर मैं कहूं, और जिन लोगों ने उन जवानों पर सवाल निशान खड़े किए थे कि नहीं अटैक हुआ ही नहीं है भैया पाकिस्तान पर, सबूत दीजिए। आपको वो बयान तो याद होंगे ना, राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरीके से कहा था नहीं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, जवान झूठ बोल रहे हैं, ये सारी चीजें झूठी हैं। अगर सवालिया निशान वहां पर खड़े किए थे, उनमें और इनमें क्या अंतर है? मुझे मैडम, प्रदीप जी आप ये इनमें बता दीजिए। मैं सिर्फ- उनका मोरल डाउन करना चाहते हैं ये लोग, अमीन साहब देखिए, जवानों का। सिर्फ फर्क बताइएगा प्रदीप जी, क्योंकि आप हमारे- राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस हमारे- देश के नागरिक भी हैं, मैडम, इस वजह से सिर्फ मैं पूछना चाहती हमारे हूं। देश के जवानों के खिलाफ कोई भी की गई टिप्पणी निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई घटना घटित हुई है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, इस चीज का मैं समर्थन जांच करता हूं। करने में दूसरा- अमीर साहब, जांच होने में और सीधा सवालिया निशान खड़े कर देने में जवानों पर, जो अपने पहले देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं और उसके बाद चुनाव करवाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है, सीधे सवालिया निशान। वैसे प्रदीप जी जवाब नहीं दे पाया। नहीं, पल्लवी जी मैंने क्या कहा आपको? नहीं, आपने कहा जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आप आपने समझिए, भी एक तरीके मैंने से क्या कहा इससे पहले, आपको? सुनिए मेरी बात, इलेक्शन जी, कमीशन ने आपने क्या भी कर सवाल लिया? उठाए। आप समझिए। नहीं, मैं समझ रही हूँ, और मैं सभी को समझने की यहाँ पर इलेक्शन कोशिश कर रही हूँ कमीशन ने कि किस चुनाव तरीके कैंसिल से कर यहाँ दिया। पर जवानों की चुनाव छवि कैंसिल खराब कर करने की दिया। कोशिश की जा रही है। और वहां पे जांच हो रही है। अमीन साहब, हमारे ऑब्जर्वर मौजूद है। जांच होना, अमीन साहब, जांच होना किसी चीज की, जैसे अभी कूच बिहार की हिंसा हो उसकी जांच होना, उसके बाद जांच में जो सामने निकल के आए उस पर आरोप लगाने, या फिर पहले ही जांच से पहले ही ये घोषित कर देना कि नहीं भैया हम ना ईसी की मानेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, ना जवानों की मानेंगे, अरे ना सीधा कह रहे हैं जवानों ने क्या। अमीन साहब हिंसा हो सकती है, वो उसके बारे में क्या एक्शन ले लिया अमीन इन्होंने? साहब से सवाल है, अमीन साहब। देखिए, ऐसा इन लोगों की ये बातें समझ में नहीं आती है कि हमारे देश के जवान जो वहाँ पर न्याय प्रक्रिया में लगे हुए हैं, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लगे रात दिन अपने घरों को छोड़कर वहाँ पर, तो उनकी पर उंगली उठाई जाती है, जो कि उन्हीं की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे वोटर्स की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे पोलिंग बूथ की कर रहे हैं, और हमारे प्रिसाइडिंग एंड पोलिंग ऑफिसर्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये प्रोवोक किया जाता है और उनको भी ले लिया गया लपेटे में। अभी तक तो चुनाव आयोग को लिया जाता था, मशीनों को लिया जाता था, नेताओं ने क्या किया कि हमारे जवानों को भी लपेट लिया। ये चीज गलत है बिल्कुल, और ये निंदनीय है।
जहां तक पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर आरोप लगाने की बात है, निंदनीय है, लेकिन जहां तक इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोपी की बात है, आप क्लियर क्यों नहीं करते हैं उस चीज को? वीवीपैट सुप्रीम कोर्ट कितनी बार कह चुका है? क्या ठीक है प्रेम शंकर, आपको जानकारी नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी हुई है, उच्च न्यायालय की रिपोर्ट लगी हुई है। अभी बीबीसी ने भी न्यूज दिखाई है, अभी लंदन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में करा लिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। ठीक है, समय की कमी है। प्रेम शंकर जी, कहीं ना कहीं जिनकी बातों का आप समर्थन कर रहे थे प्रदीप जी, उनका भी यही कहना है कि जवानों पर सीधे सवालिया निशान खड़े कर देना निंदनीय है। ममता बनर्जी लगातार जवानों के खिलाफ भाषण देती आ रही हैं, क्या कहेंगे? मैडम, ममता बनर्जी कभी भी जो है जवानों के खिलाफ नहीं बोली है। ये आप नोट कर लीजिए, या कोई भी ऑडियो वीडियो पर दिखा दीजिए, या यही बात जब आप कह रहे थे जो आपको समझ में आई, आपकी बात आप आंतरिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। आंतरिक स्वतंत्रता तो यही इस देश में यही है कि आसाम में चुनाव हो गया और आसाम में चुनाव होते ही कांग्रेस के विधायक जयपुर में शिफ्ट कर दिए गए। ये आंतरिक लोकतंत्र चल रहा है और मणिपुर और गोवा में लोगों ने देखा है कि जनता ने किसको मैंडेट दिया, किसकी सरकार बनी। ये लोग लोकतंत्र के रक्षक नहीं है, बीजेपी के लोग भी लोग। क्या ममता बनर्जी ने देश के जवानों पर सवाल निशान नहीं खड़े किए, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया उनकी निष्पक्षता पर? बताइए प्रेम शंकर जी। मैडम जरा जोर से बोलिए। आप कितनी जोर से बोलूं, पश्चिम बंगाल आवाज पहुंच रही होगी मेरी। मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या निष्पक्षता पर जवानों की सवाल नहीं उठाया ममता बनर्जी ने? बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, मैं आपको जरूर कहूंगी गेस्ट कोऑर्डिनेटर से जरा सा वीडियो जिसमें ममता, कैसी बात कर रहे हैं प्रेम शंकर जी? गंभीर इंसान की तरह जवाब दीजिए। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कहा कि जवान निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहे हैं वहां पर, और आप कह रहे हैं जवानों पर सवाल निशान नहीं खड़े किए। सीधे ममता बनर्जी ने कहा कि वहां जो हिंसा हुई है वो जवानों की वजह से हुई है। कमाल कर रहे हैं आप। समय की कमी, ठीक है, समय की कमी, माफ करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जवाब देना पड़ेगा, मैं मेरे पास इतना ही समय था, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।